बात करते हैं हम आज की कहानी की। आज की कहानी थोड़ी अजीब है, अनोखी है। वो इसलिए कि जब पुलिस ने इस कातिल को पकड़ा तो कातिल ने पुलिस से सिर्फ एक सवाल पूछा कि मुझे बस इतना बता दो कि मुझे पकड़ा कैसे। क्योंकि वो बहुत शातिर था और अपनी आइडेंटिटी छुपा के रह रहा था। उसने कहीं ना कहीं ये सोच रखा था कि उसको पकड़ा जाना नामुमकिन है। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 23 अक्टूबर 2018 की। 23 अक्टूबर 2018 रात के करीबन 11:15 बजे और सिटी बेंगलोर। यहाँ पे बेंगलोर सिटी में एक कंपनी है ओरेकल, उसका कॉल सेंटर था। उस कॉल सेंटर में रात को 11:15 बजे दो लोग पहुँचते हैं और रिसेप्शन पे जाके एक नाम बताते हैं कि हमें इस आदमी से मिलना है। रिसेप्शन पे उनको बिठाया जाता है और जिस आदमी से मिलना था उस तक इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। तो वो आदमी, जब इन्फॉर्मेशन उसके पास आई कि कोई नीचे मिलने आया हुआ है, तो थोड़ा परेशान हुआ कि इस समय रात के 11:15 बजे मुझसे कौन मिलने आया। जब वो रिसेप्शन पे आता है तो ये जो दो लोग उससे मिलने गए हुए थे, इनमें से एक आदमी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो जो लाइन बोलता है उसको सुन के जो ऊपर से मिलने आया आदमी, उसकी हवाइयाँ उड़ गई। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस्टर तरुण, खेल ख़त्म, चलिए। इतना सुनते ही उस आदमी के पैरों के तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी ये नाम तरुण 15 साल बाद सुना था। इधर जिस बंदे ने हाथ आगे बढ़ाया था मिलाने के लिए, वो अब उसका हाथ पकड़ के उसमें कुछ ढूंढ रहा है। वो ढूंढ रहा था उसकी एक टूटी हुई उंगली। अपना हाथ घुमाया और उसमें उसकी जब रिंग फिंगर थी जो वो टूटी हुई उसको मिली, तो उसका शक कहीं ना कहीं यकीन पक्का हो गया कि यही तरुण है। और उसने उसको कस के पकड़ा और उसको नीचे ले आए। बाहर जो उनकी गाड़ी खड़ी थी उसमें उसको बिठाया और अपने साथ ले गए अहमदाबाद। जो गाड़ी खड़ी थी वो बेंगलोर लोकल पुलिस की थी। वो जो आदमी थे वो सीबीआई अहमदाबाद से थे। ये कहानी का पहला पार्ट है। अब दूसरे पार्ट के लिए चलते हैं अहमदाबाद। अब इस कहानी में 15 साल पीछे चलते हैं। वैलेंटाइन डे 2003, 14 फरवरी 2003। अहमदाबाद में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे जिनका नाम था तरुण धिंगराज और वाइफ का नाम था सजनी। ये दोनों ही मूल रूप से केरल के थे। वाइफ थी सजनी, ये एक बैंक में काम करती थी और जो हस्बैंड था तरुण, ये बास्केटबॉल का पीटी कोच था कॉलेज में। अब होता क्या है, ये दोनों अपार्टमेंट लेकर अलग रहते थे परिवार से। तरुण धिंगराज को अपनी टीम के साथ, बच्चों के साथ कई बार आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता था मैच के लिए। तो अपनी वाइफ से बोल के जाता था कि तुम रात को यहाँ पे मत रुकना, अपने पेरेंट्स के घर चले जाना, क्योंकि ये इलाका सेफ नहीं है। एक दिन आया 5 फरवरी 2003। उस दिन भी तरुण अपने टीम के बच्चों के साथ कहीं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था और जो सजनी है वो अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। अब सजनी वहाँ से जब वापस आती है तो एक वाक़या बड़ा अजीब होता है कि वो अपने फादर से कहती है कि पापा कुछ पैसे हों तो देना, मुझे पेट्रोल डलवाना है गाड़ी में। तो यहाँ पे थोड़ा उसका फादर सोचने पे मजबूर हो जाता है और वो बस इतना पूछता है कि बेटा तरुण तुझे सही तरीके से नहीं रखता क्या? तो वो कहती है नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो पैसे लेके तेल डलवा के अपना फ्लैट पे आ जाती है। अब तारीख आ जाती है 14 फरवरी। इस दिन रात के 7:30 बजे सजनी अपने घर अपनी बड़ी बहन से लगभग 15-20 मिनट बात करती है और बहुत अच्छे नॉर्मल तरीके से, कुछ नहीं था, बहुत आराम से बातें होती हैं और फ़ोन कट जाता है। अब होता क्या है, 2 घंटे बाद सजनी के घर वालों का फिर फ़ोन बजता है। इस बार फ़ोन पे तरुण था। तरुण ने उनको बस इतना बताया कि सजनी बहुत सीरियस है, मैं इसको लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ
आप लोग सीधे हॉस्पिटल आइए। अब जब तक ये लोग बदहवास हॉस्पिटल जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तभी तक दूसरा फ़ोन आता है कि सजनी की डेथ हो चुकी है। ये लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल, वहाँ का नज़ारा देख के ये भी बहुत परेशान हो जाते हैं, बदहवास हो जाते हैं। और वहाँ साथ में तरुण भी बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो भी बदहवास था। उसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। इधर तरुण की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इतनी ख़राब हो जाती है कि नेक्स्ट डे 14 फरवरी को तरुण अपनी वाइफ को मुखाग्नि देने तक की स्थिति में नहीं था। तो यहाँ पे तरुण का बड़ा भाई मुखाग्नि देता है। उसके बाद तरुण की जब ज़्यादा हालत बिगड़ती है तो उसको दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी कि जो डेथ है वो सजनी की दुपट्टे से ही हुई है, गला घोट के। और ये कभी जब तरुण से बात की जाती है तो वो कहता है कि चोर उचक्के हो सकते हैं, घर भी थोड़ा फैला हुआ मिला था पुलिस को। तो लूटपाट का मेनली उद्देश्य निकला कि किसी ने लूटपाट के उद्देश्य से ये मर्डर किया है। लगभग 2 दिन बाद 16 को तरुण का भाई पुलिस को फिर फ़ोन करता है कि सर तरुण हॉस्पिटल से गायब है। अब कहीं ना कहीं पुलिस को भी तरुण की बातों पर पहले शक था, क्योंकि तरुण भी अपने बयान बदल रहा था। और इधर तरुण गायब हो गया 48 घंटे में हॉस्पिटल से। अब पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। और एक तरफ ये केस मीडिया में भी आ चुका था, तो पुलिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी और पुलिस ने अपनी जांच को दोबारा नए सिरे से शुरू करने की सोची। अब पुलिस दोबारा तरुण जहाँ रहता था, जिस अपार्टमेंट में, वहाँ के पड़ोसियों के जो आसपास रहते थे उन लोगों के पास पहुँचती है, इंक्वायरी करती है। तो सब पड़ोसी बताते हैं कि तरुण का और तरुण की वाइफ का जो रिलेशन है वो भी अच्छा नहीं था, वो उसको परेशान करता था। उसके बाद उन्हीं लोगों से कहीं ना कहीं पुलिस को ये क्लू मिलता है कि तरुण की एक गर्लफ्रेंड भी थी शादी से पहले। अब उस लड़की को जब पुलिस ढूंढती है तो उससे पूछती है सारी कहानी कि क्या तुमसे तरुण ने इन 3-4 सालों में संपर्क किया। तो वो लड़की बताती है कि हाँ, उसकी कॉल आई थी मुझे 16 फरवरी 2003 को, पत्नी की मौत के 2 दिन बाद, कि सजनी मर चुकी है और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैंने इसलिए मना कर दिया कि एक कातिल से मैं शादी नहीं कर सकती, जिसने अपनी बीवी को मार दिया वो मुझे भी मार देगा। ये कह के लड़की ने मना कर दिया। और पुलिस को कहीं ना कहीं वो लड़की सही लगी उसकी बातों से, तो पुलिस ने उस लड़की को क्लीन चिट दे दी। तरुण की जो फैमिली थी वो एमपी रहने लगी, उनके कुछ रिलेटिव केरल रहते थे, और जो बड़ा बेटा था, जो तरुण का भाई था, वो अभी अहमदाबाद ही रहता था। तो अब साल आता है 2016। यहाँ पे एक नया पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगती है। अब वो पुलिस ऑफिसर दोबारा से बंद केसों को निकालता है और एक फाइल हाथ लगती है तरुण की। अब तरुण की जब फाइल वो पढ़ता है तो उसमें सिर्फ एक ही क्लू था, वो थी वो लड़की जो तरुण की गर्लफ्रेंड थी। अब उस लड़की को पुलिस दोबारा अप्रोच करती है, उसके पास जाती है, उससे पूछती है कि क्या तरुण ने अब बीते इन 13 सालों में तुमसे दोबारा संपर्क किया। तो यहाँ पे वो लड़की दोबारा एक क्लू देती है पुलिस को कि हाँ, मेरे कुछ जानने वालों ने, कुछ फ्रेंड ने उसको दिल्ली में देखा था अभी 1 महीने पहले तकरीबन, किसी मॉल में। अब पुलिस इस बात को सुनती है। उसके बाद पुलिस इंक्वायरी जब करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को पता लगता है कि इसी महीने तरुण की माँ भी दिल्ली में थी। अब कहीं ना कहीं पुलिस को यकीन हो जाता है कि तरुण देश छोड़ के नहीं भागा, तरुण जिंदा है। अब उसकी फैमिली में बस उसकी माँ बची, जो रिटायर्ड नर्स थी। उसके फ़ोन को पुलिस ने जीरो इन किया तो देखा कि इसमें सिर्फ 2-3 जगह बातें होती है। केरल उसकी फैमिली से, एक बेंगलोर की उसकी कोई फैमिली है, एक उसके बेटे अहमदाबाद। लेकिन तरुण नाम से कभी उसकी माँ ने किसी को ना फ़ोन किया ना आया। अब यहाँ पे पुलिस फिर दोबारा खाली हाथ थे एक तरह से। पुलिस परेशान थी और कहीं ना कहीं एक दिन पुलिस के हाथ एक चीज़ लगती है कि उसकी माँ को एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आती है, और जिस पे उसकी माँ काफ़ी देर बात करती है।
पुलिस जब उस लैंडलाइन नंबर को खंगालती है, सर्च करती है, तो वो देखती है कि वो लैंडलाइन नंबर बेंगलोर से था, ओरेकल कंपनी के ऑफिस से। तो यहाँ पे पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट होता है और पुलिस बेंगलोर पहुँचती है। बेंगलोर पुलिस के पास पहुँचती है, उनको सारी चीज़ें बताती है और बेंगलोर पुलिस को अपने साथ काम करने के लिए एग्री करती है। अब 23 अक्टूबर को बेंगलोर पुलिस ओरेकल के ऑफिस में HR को कांटेक्ट करती है और उनसे बोला जाता है कि आपके यहाँ जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, हमें सबकी लिस्ट चाहिए। वो पूरी लिस्ट सभी एम्प्लॉय की इसलिए मांगती है कि किसी स्पेशल एक बंदे की नहीं मांगती कि कहीं किसी को शक ना हो जाए एम्प्लॉय को, वो भाग जाए। जब वो लिस्ट पुलिस के पास आती है, अहमदाबाद पुलिस उसको देखती है, तो उसमें एक नाम सर्च करती है, वो तरुण पूरी लिस्ट में कोई नहीं था। अब जब दोबारा उसको ध्यान से लिस्ट पढ़ी जाती है तो उसमें एक नाम निकल के आता है, प्रवीण भटेले। प्रवीण भटेले को नाम को देख के पुलिस थोड़ा सोचती है कि ये नाम उसने कहीं सुना हुआ है। जब वो याद करते हैं तो उनको याद आता है कि ये नाम उनकी माँ ने लिखवाया हुआ था। अपने किसी रिलेटिव को वो फ़ोन करती थी बेंगलोर, जो केरल से उनकी फैमिली से थे, और इस प्रवीण की वाइफ का नंबर भी प्रवीण की माँ के फ़ोन में सेव था, निशा के नाम से। तो प्रवीण से भी बात होती थी, निशा से भी बात होती थी, और यहाँ तक उनके 2 बच्चे भी थे। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि प्रवीण ही कहीं तरुण तो नहीं है। पुलिस प्रवीण भटेले की कुंडली खंगालती है। वो प्रवीण भटेले के नाम से सोशल मीडिया चेक करती है सारे, लेकिन पुलिस बड़ी चौंक जाती है कि आज की डेट में कोई बंदा सोशल मीडिया पे नहीं है। अब ना प्रवीण सोशल मीडिया पे था, ना निशा सोशल मीडिया पे थी, ना उनकी कोई फोटोग्राफ्स कहीं थी सोशल मीडिया पे। तो पुलिस को यहाँ थोड़ा शक बढ़ जाता है। अब पुलिस ने इस प्रवीण भटेले को ज़ीरो इन किया और पुलिस को कहीं ना कहीं ये था कि यही तरुण है, लेकिन अब दिक्कत थी कि इसको पहचाने कैसे। तो पुलिस ने जब इसकी फ़ाइल पढ़ी थी तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि तरुण का एक एक्सीडेंट हुआ था वॉलीबॉल खेलते टाइम। उसकी जो रिंग फिंगर थी वो टूट गई थी और वो नॉर्मल फिंगर की तरह नहीं थी, वो टेढ़ी थी। ये बात उसकी फ़ाइल में लिखी हुई थी। अब पुलिस वालों ने सोचा कि अगर हम उससे हाथ मिलाते हैं तो हम उसकी उंगलियों को पहचान लेंगे। अब अहमदाबाद पुलिस बेंगलोर पुलिस के साथ तरुण के ऑफिस पहुंचती है 23 अक्टूबर 2018 को। अब पुलिस उसको पकड़ के अहमदाबाद लाती है और उससे सारी बातें पूछती है। तो वो कहीं ना कहीं पहले तो अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि हाँ, मैंने ही सजनी को मारा था। और अब उसको पूछा जाता है कि तुम अपनी मम्मी से बात करते थे तो पकड़े क्यों नहीं गए, मतलब किस नंबर पे बात करते थे। तो वो बताता है कि हाँ, मेरी माँ ने अपने रिलेटिव्स, दूर के रिलेटिव्स के नाम पे एक सिम ले रखा था जो अलग फ़ोन में डाला हुआ था और हम उस पर बात करते थे। लेकिन उस दिन जब मैंने कॉल करना चाहा तो वो फ़ोन मिला नहीं और मैंने लैंडलाइन नंबर से उनको कॉल कर दिया। बस यही गलती तरुण की थी। अगर तरुण उसी नंबर पे बात करता मोबाइल से तो शायद अभी भी तरुण पकड़ा नहीं जाता। अब पुलिस को एक चीज़ और परेशान कर रही थी कि ये नाम तरुण के पास कहाँ से आया, प्रवीण भटेले। जब इसके बारे में इंक्वायरी पुलिस ने की तो तरुण ने बताया पुलिस को कि उसके साथ उसका एक दोस्त कॉलेज में था जिसका नाम प्रवीण भटेले था, जो MP से था। जब इसने मर्डर किया था उसके बाद जब ये इधर उधर घूम रहा था, भटक रहा था, ये प्रवीण के पास पहुंचता है। इस दौरान प्रवीण भोपाल में था, उसकी शादी हो चुकी थी, तो ये उसके पास कुछ दिन रुकता है। प्रवीण भटेले ने अपना वहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा था, ये उसके साथ काम भी करता है। और इसी दौरान ये प्रवीण भटेले का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट इसको स्कैन करता है, फ़ोटो अपनी लगाता है उनके ऊपर। और ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रवीण को नहीं पता थी, ये अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से बना के निकल जाता है। अब इस केस में देखें तो अगर तरुण एक छोटी सी गलती नहीं करता, एक लैंडलाइन नंबर से कॉल नहीं करता, तो शायद अभी वो पकड़ा नहीं जाता। बस इसीलिए वो हैरान था और परेशान हो गया था पुलिस को देख के। बस अपना एक सवाल था उसका कि बस ये बताओ मुझे ढूंढा कैसे। तो यहाँ पे काबिल तारीफ़ काम किया था अहमदाबाद पुलिस ने। यही कहानी का एंड है। जय हिंद, जय भारत।